हे एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको स्पेशली इस पेज से करवाऊंगा। ठीक है भाई, देखिए अभी मैं 4 पेज पढ़ा चुका हूँ इकोलॉजी के। ये वो पेज हैं जिनको मैंने मेरी नीट की प्रिपरेशन के दौरान बनाया था और इन्होंने बायोलॉजी में एक अच्छा स्कोर करने में मेरी हेल्प की थी। ठीक है, और ये नोट्स आपको भी नीट एग्जाम जो 17 जुलाई को हो रहा है उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे बायोलॉजी में 360 में से 360 नंबर लेने में। ओके, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हमारा ये पेज, जिसके अंदर मैंने एनसीईआरटी को टारगेट करके ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कवर किया है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, और इसके अंदर मैंने जो लाइनें लिख रखी हैं हर लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, किसी एकेडमी में, किसी इंस्टीट्यूट में और नीट में भी पूछा गया है। ठीक है, आप खुद देख लीजिएगा, पिछले एग्जाम्स को चेक करके देख लीजिए कि क्वेश्चन आया हुआ है नहीं आया हुआ। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैंने इसमें लिख रखी है नंबर 1 टर्म। पहली टर्म है गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, और ये वाले जो पेज है ये बोर्ड्स की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होंगे। ओके, देखिए भाई गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, देखिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। देखिए ह्यूमन मेल के अंदर बनता है स्पर्म और ह्यूमन फीमेल में बनता है ओवम। तो स्पर्म एंड ओवम बनने की जो प्रोसेस होती है इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, सेकंड टर्म दे रखी है व्हाट इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन, देखिए आपका स्पर्म बन गया, ओवम बन गया। अब जो आपका ओवम है वो फीमेल में है और जो आपका स्पर्म है वो मेल में है। अब इस स्पर्म को ओवम तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा फीमेल के। ठीक है, तो इस पहुंचाने की प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन। क्या होती है, द प्रोसेस इन विच स्पर्म आर इजैकुलेटेड इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, इंसेमिनेशन। क्या होती है भाई, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट क्या होता है, वेजाइना प्लस सर्विक्स, दोनों क्या बनाती हैं भाई आपकी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो यहां स्पर्म का ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। एक टर्म होती है इजैकुलेशन। देखिए इजैकुलेशन का क्या मतलब होता है, देखिए जो आपका मेल है ये स्पर्म वेजाइना की बजाय कहीं और रिलीज कर दे। ठीक है, बाहर ऐसे ओपन में रिलीज कर दे, तो इसे हम कहते हैं क्या, इजैकुलेशन। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगली टर्म है फर्टिलाइजेशन। क्या होती है, फर्टिलाइजेशन, सुनिएगा भाई, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है फ्यूजन की, किसके फ्यूजन की, स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन क्या कहलाता है भाई, फर्टिलाइजेशन। एज ए रिजल्ट जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम कहते हैं जायगोट। क्या कहते हैं भाई, जायगोट कहते हैं। ठीक है सर, अगली प्रोसेस है इम्प्लांटेशन। फोर्थ प्रोसेस क्या है भाई, इम्प्लांटेशन। देखिए जो आपकी जायगोट होती है इसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं क्लीवेज, और क्लीवेज के परिणाम स्वरूप ये जो आपकी जायगोट है ये इसके अंदर जो, देखिए जायगोट एक सेल है, ये माइटोसिस करेगी। ठीक है, माइटोसिस करेगी, एक जायगोट से कितनी सेल बन जाएंगी, 2। जायगोट की एक सेल से कितनी सेल बन जाएगी, 2 सेल। 2 से फिर कितनी बन जाएगी, 4। दूसरी बार माइटोसिस करेगी तो तीसरी बार माइटोसिस करेगी तो 4 से कितनी हो जाएंगी, 4 में माइटोसिस होगी 8, फिर 8 से 16, मतलब 8 से 16। जब ये 16 स्टेज की जो आपकी जायगोट, जब नंबर में जायगोट के अंदर जो नंबर में सेल 16 हो जाती हैं, या जायगोट आपकी एक सेल होती है, अब जैसे इससे 2 सेल बनती है तो हम इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं एम्ब्रियो। अप टू 2 मंथ, ध्यान रखिएगा, अप टू 2 मंथ जो आपका इन्फेंट फोइटस जो होता है, जो बच्चा होता है वो यूट्रस में, उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। क्या कहेंगे भाई, अप टू 2 मंथ एम्ब्रियो कहेंगे। ठीक है, अब जब आपकी जो एम्ब्रियो होती है ये 16 सेल स्टेज में होती है, और इस दौरान ध्यान रखिए माइटोसिस और क्लीवेज में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, मतलब माइटोसिस और क्लीवेज में ये डिफरेंस होता है भाई। जैसे मान लीजिए जायगोट का साइज ये है, तो जो आपका साइटोप्लाज्म की अमाउंट है ना ये फिक्स रहेगी, सेल चाहे कितनी बन जाए, समझ रहे हो। ये घटना है क्लीवेज में, लेकिन माइटोसिस में क्या है, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। ठीक है, करीब करीब अप्रोक्स सेम अमाउंट में बनेगा, जितनी पहली सेल है उतना ही। मान लीजिए आपके पास एक सेल है तो अगली जो 2 सेल इससे माइटोसिस करेंगे ना तो अप्रोक्सीमेट सेम साइज की होंगी, में भी थोड़ा बहुत साइज कम हो,
बट अप्रोक्सीमेट केवलिंग सेम। बट क्लीवेज में जो जितनी जाएगी इतनी बड़ी होगी ना, इसी के अंदर सेल्स अपने नंबर बढ़ाती जाएगी। साइटोप्लाज्म की अमाउंट फिक्स रहेगी, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है इसकी अमाउंट बढ़ती जाएगी। इसे क्या कहते हैं? क्लीवेज। अब सुनिए हमें पढ़ना है इम्प्लांटेशन क्या होता है। देखिए जब 16 से किस स्टेज में आती है? 32। तो 16 स्टेज जाइगोट होती है, इसे कहते हैं मोरूला। एम्ब्रियो एट 16 स्टेज क्या कहलाती है? मोरूला। और ये सॉलिड होती है भाई हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग में जो बनते हैं। मोरूला क्या होती है? सॉलिड में। 16 से जब 32 सेल स्टेज जाती है तो इस 32 सेल स्टेज पे हम इसको कहते हैं क्या? ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं भाई? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है सर। अब ब्लास्टोसिस्ट, ये आपका यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है भाई। आगे जाके आपकी ये फैलोपियन ट्यूब होगी यहाँ पे, ये आपका यूट्रस हो गया। आपकी यहां से ब्लास्टोसिस्ट आ रही है और जब ब्लास्टोसिस्ट इम्बेब्ड हो जाए, इम्बेब्ड होना ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम, यहां पे क्या है भाई? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के थ्रू कहां तक चली जाती है? मायोमेट्रियम तक। तो जब आपकी ब्लास्टोसिस्ट मायोमेट्रियम तक एम्बेब्ड हो जाती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहलाती है भाई? इम्प्लांटेशन। क्या होती है सुनिए, ब्लास्टोसिस्ट गेट इम्बेब्ड इन एंडोमेट्रियम। जब ब्लास्टोसिस्ट स्पेसिफिकली बोल रहे तो एंडोमेट्रियम क्रॉस करके ये मायो तक पहुंच जाती है भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब आपका एंडोमेट्रियम स्पेसिफिकली बोलेंगे आप, एंडोमेट्रियम में 3 लेयर होती है यूट्रस में, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। जब आपकी ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में एम्बेब्ड धस जाती है तो इसे टर्म को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इस टर्म को क्या कहते हैं हम? इम्प्लांटेशन। अगला है भाई जेस्टेशन। जेस्टेशन टर्म से क्या मतलब है? जो आपके भाई +2 एग्जाम वाले बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को स्पेशली, उनके ये सिंगल मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट इज जेस्टेशन? और नीट में भी पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड, फीमेल के अंदर, ह्यूमन फीमेल में कितना होता है भाई? अप्रोक्सीमेट 9 मंथ। तो जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट का पीरियड है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड जो अप्रोक्सीमेट 9 मंथ का होता है, इसे क्या कहते हैं भाई? जेस्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्चुरेशन। 6 प्रोसेस है आपकी पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? अब देखिए 9 मंथ हो गए बेबी को, तो बेबी आपका अच्छे से डेवलप हो चुका है, अब ये बाहर आएगा। तो पार्चुरेशन क्या होता है? डिलीवरी ऑफ बेबी। डिलीवरी ऑफ बेबी यहीं से हम कहते हैं फीटस, FETUS टर्म इस्तेमाल करते हैं। डिलीवरी ऑफ बेबी या फीटस इज नोन एज पार्चुरेशन। ठीक है, 7वीं जो प्रोसेस होती है लैक्टेशन। क्या होता है लैक्टेशन? बड़ा मिल्क का पिलाना माता द्वारा बच्चे को, फीटस को मिल्क देना, क्या कहलाता है? फीडिंग ऑफ मिल्क या मिल्क प्रोडक्शन प्रोसेस बाय मेमरी ग्लैंड, क्या कहलाती है? लैक्टेशन। व्हाट इज लैक्टेशन? लैक्टेशन इज मिल्क प्रोडक्शन प्रोसेस वाया मेमरी ग्लैंड। और मेमरी ग्लैंड्स और हेयर होना ही तो मैमल्स की खूबी है भाई, क्लियर है क्या? तो मेमरी ग्लैंड्स होना ही मैमल्स की खूबी होती है। तो मेमरी ग्लैंड्स फीमेल में क्या होती है? फंक्शनल होती है। मेल में क्या होती है? रूडिमेंट्री होती है, मेल में काम नहीं करती है, मेल में मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है। तो आपका जो लैक्टेशन है, ये ध्यान रखना, मिल्क प्रोडक्शन होता है भाई फीमेल मेमरी ग्लैंड। ये जो फीमेल टर्म है बहुत मैटर करता है। समटाइम्स फीमेल के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है, वो ह्यूमन लिख देते हैं। ह्यूमन के अंदर नहीं, स्पेसिफिक पॉइंट में ह्यूमन फीमेल भी लिखा मिलेगा, तो फीमेल वाले पार्ट को, फीमेल वाला ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी 7 प्रोसेस होगी, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन और लैक्टेशन। एक नंबर में पूछ सकते हैं भाई आपसे। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल को हम कैसे शो करते हैं? ये सिंबल होता है जेनेटिक्स में मेल को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, सुनिए भाई मेल के अंदर क्या क्या होता है। देखिए मेल, जो सबसे पहला जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये पेल्विस रीजन में होता है। कहाँ होता है? पेल्विस रीजन में। क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ होता है? पेल्विस रीजन में। और मैं बात करूं किसके भाई? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो वो आता है आपके पेल्विक रीजन में। किसमें होता है? पेल्विक रीजन। सुनिएगा, मेल में और किसमें? फीमेल। याद रखना तरीका भी, पेल्विक आएगा, पेल्विस आएगा, एक सी ही टर्म है, चाहे इसको पेल्विस और इसको दोनों को पेल्विस बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर याद कैसे करोगे इसके लिए सुनिए, F के पास होता है ABCDEF, F होता है ना। तो जो पेल्विक रीजन में किसका होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम? फीमेल का। मेल M किसके पास है? S के पास। आगे वाले तो सेम ही है, S के पास MS। ठीक है, MNOP क्या हुआ? समझ रहे हो? ऐसे। तो S आपका किसके पास है? M के पास है। तो हम क्या कहते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो पेल्विस रीजन में है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो पेल्विक। अब बात करें ये पेल्विक और पेल्विस क्या होता है। देखिए ये जो पेडू का रीजन होता है ना अपना एब्डोमेन में, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पेल्विक रीजन। और जस्ट नीचे का जो जांघों के, दोनों टांगों के बीच का जो रीजन है, जो टांगे जैसे मिल रही है ऊपर, इन दोनों के बीच का रीजन क्या कहलाता है? पेल्विस रीजन। समझ में आ रही है बात? जी सर, आगे सर, आगे।
अब भाई जो अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पहले इस रीजन में सिचुएटेड होता है। खास बात इसकी भाई इसके अंदर 2 टेस्टिस होते हैं। कितने टेस्टिस होते हैं भाई? 2 टेस्टिस होते हैं जी सर। अगली खास बात भाई इसमें 4 एसेसरी डक्ट होती हैं। एसेसरी डक्ट कितनी होती हैं? 4 एसेसरी क्या होती हैं भाई? डक्ट। क्या बात है। नंबर 3 टाइप की 4 एसेसरी डक्ट, 4 टाइप्स की 4 टाइप्स की एसेसरी डक्ट होती है। टाइप्स हैं 4 नहीं, नंबर में तो ये 8 होती हैं, ठीक है, लेकिन 4 टाइप्स की क्या होती है? और 8 भी क्यों भाई? अगर हम मालपीजन ट्यूब्यूल की बात करें तो वहां पे ट्यूब्यूल्स के नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। हम ये कहेंगे जो आपकी डक्ट होती है वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की एसेसरी डक्ट होती है। एंड 3 टाइप्स की क्या होती है? ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती है? 3 टाइप्स की एसेसरी ग्लैंड। 3 टाइप्स की क्या होती है? एसेसरी ग्लैंड। 2 टेस्टिस होते हैं, 4 प्रकार की एसेसरी डक्ट होती हैं और 3 टाइप्स की एसेसरी ग्लैंड होती है और एक होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। 1 क्या होता है भाई? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है मेल में जेनिटेलिया, इसका नाम क्या होता है? पेनिस। क्या नाम होता है भाई? पेनिस, ठीक है, जो क्या करवाने में हेल्प करता है? इंसेमिनेशन करवाने में क्या करता है? हेल्प करता है। अब इसमें 2 टेस्टिस होते हैं, एक टेस्टिस लेफ्ट साइड, एक टेस्टिस राइट साइड। एमबीबीएस में आगे तो आपको पहचानना ही पड़ेगा लेफ्ट साइड कौन सा होता है, राइट साइड कौन सा होता है, ठीक है। अब जो आपका एक टेस्टिस होता है इसकी कहानी सुनिए भाई। एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं। कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 डब्बे होते हैं, समझ लीजिए 250 कंपार्टमेंट होते हैं एक टेस्टिस में। करीब एक टेस्टिस में अगर 250 कंपार्टमेंट है, इन 250 कंपार्ट को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं, ठीक है भाई। तो एक टेस्टिस, सुनिए फिर से, एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। मतलब कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं एक टेस्टिस में? 250। अगर मैं बात करूं दोनों टेस्टिस की भाई, तो 2 टेस्टिस किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे? 250, आप कह सकते हैं 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल के। तो हमें करीब मेल के अंदर 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। नेक्स्ट भाई, अब जो आपका एक टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, सुनते जाइए कहानी, समझना पड़ रहे हैं हम किसकी? टेस्टिस की। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या क्या होता है सुनो। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। क्या होते हैं? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे, ठीक है। 1 से 3 कोइल्ड होते हैं आपके क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अभी जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं, इनके अंदर जो आपका क्या पाई जाती है? बोले ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो बोले इसके अंदर 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, एक तो कोलुमिनार और एक क्यूबोइडल। एक तो क्या पाई जाती है आपके पास? कोलुमिनार सेल्स पाई जाती हैं टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अभी आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ऐसे 1 से 3 होते हैं, मैं कह दूं 1 डब्बे टेस्टिकुलर लोब्यूल में। इनके अंदर क्या पाई जाती है भाई? क्यूबोइडल एंड कोलुमिनार सेल, ठीक है, ये कोलुमिनार, ये क्यूबोइडल, ठीक है। अब यहां पे जो 1 2 3 ये आपकी क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये एक डब्बा क्या बना दिया मैंने? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल सुनाने के लिए। छोटे छोटे होते हैं साइज में टेस्टिस के अंदर, 250 होते हैं एक के अंदर। अब भाई जो ये आपकी लॉन्ग सेल्स होती है कोलुमिनार टाइप, ये होती है सर्टोली सेल। इन्हें क्या कहते हैं अपन? सर्टोली सेल, आल्सो नोन एज सस्टेंटाकुलर सेल, आल्सो नोन एज हेल्पर सेल भी होती है ये, ठीक है। और भाई ये जो आपकी क्यूबोइडल सेल होती है, क्यूबोइडल सेल ये होती है आपकी मेल जर्म सेल। इन्हें क्या कहते हैं अपन? मेल जर्म सेल, जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे हम इनको? मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया। इन्हीं सेल से क्या बनता है? स्पर्म बनता है। जो ये आपकी सर्टोली सेल होती है स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करती है, और जो आपकी सस्टेंटाकुलर सेल होती है स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, और मेल जर्म सेल ये डिवाइड करके क्या बनाती है? स्पर्म्स बनाती है, ठीक है भाई। सारे स्पर्म इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। ये जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये 1 से 3 होता है एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में। टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने होते हैं? 250। तो बताइए एक टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो जाएंगे? 250 से लेके मल्टीप्लाई कर दो। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में होता है 1 से 3, तो 250 में हो जाएंगे 250 से लेके 750। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने होंगे? 250 से 750। अगर 2 की बात करूं तो मैं 500 से 1500 क्या होते हैं भाई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दोनों टेस्टिस में। तुम्हारे अंदर 500 से 1500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर जगह बन जाती हैं, यहां पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है। यहां पे जो सेल्स प्रेजेंट होती है इन्हें कहते हैं भाई लेडिंग सेल। यहां पे क्या प्रेजेंट होती है? लेडिंग सेल्स,
ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर जो सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम कहते हैं लेडिंग सेल्स, और यही आपकी क्या बनाती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यही बनाती है, लेडिंग सेल। ठीक है भाई। अब यहां पे आपकी इम्यूनोलॉजिकल सेल भी प्रेजेंट होती है टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर, समझ रहे हो क्या? जी सर बिल्कुल। अब आ जाइए भाई यहाँ पे, तो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें 2 टेस्टिस हैं, ठीक है। एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो एक आपके एक टेस्टिस में करीब करीब ये कह सकते हैं 500 से लेकर 750 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होंगे। दोनों टेस्टिस में आपके 500 से लेकर 15 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हो जाएंगे, ठीक है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो एरिया होता है यहाँ पे लेडिंग सेल प्रेजेंट होती है, यहाँ पे कुछ इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल भी प्रेजेंट होती है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है भाई। अब ये हो गई हमारी बात किसकी, टेस्टिस की। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई जिसको लेना है। नेक्स्ट देखिए भाई, अब हम पढ़ेंगे अबाउट 4 टाइप्स की एसेसरी डक्ट। कौन कौन सी होती है, उनका सीक्वेंस क्या होता है ये देखेंगे साथ के साथ। क्या है इसके अंदर, 4 प्रकार की एसेसरी डक्ट होती है, 4 प्रकार की, ठीक है। मतलब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है ना, जिस डक्ट में खुलता है, जिस पाइप जिस नलिका में खुलता है उसका नाम होता है रेटे टेस्टिस, ठीक है। मतलब रेटे टेस्टिस के थ्रू जो आपका सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है, सुनिएगा, मतलब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ये आपका सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर आपकी मेल जर्म सेल क्या बनाती है, स्पर्म्स। क्या बनाती है भाई, स्पर्म्स। बोले स्पर्म कहां जाएंगे, बोले थ्रो रेटे टेस्टिस, यहाँ पे आगे रेटे टेस्टिस, क्या नाम है, रीटे टेस्टिस, RETE रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस खुलती है किसमें भाई, फर्दर वासा इफ्रेंशिया में। कहां खुलती है, वासा इफ्रेंशिया, IEREN, वासा इफ्रेंशिया में। वासा इफ्रेंशिया फर्दर जाती है भाई एपिडाइमस में, जो कोइल्ड संरचना होती है जहां पे आपके स्पर्म आके स्टोर होते हैं, किसमें जाती है, एपिडिडाइमिस में। और एपिडिडाइमिस वो डक्ट होती है जो टेस्टिस से बाहर निकल जाती है। ये दोनों टेस्टिस के अंदर होती हैं डक्ट, ये टेस्टिस से क्या होती है, बाहर, पोस्टीरियर साइड पे टेस्टिस के बाहर की तरफ होती है क्या, एपिडिडाइमिस। फिर एपिडिडाइमिस किसमें खुलती है फर्दर, मतलब वेस डिफरेंस में। किसमें भाई, वेस डिफरेंस, DEFERENS, ठीक है। तो आपकी 4 एसेसरी डक्ट होती हैं हमारे अंदर, एक टेस्टिस की तरफ रेटे टेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंशिया, फिर एपिडाइमिस और फिर वेस डिफरेंस। ऐसी दूसरी टेस्टिस से आती है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल किसमें ओपन होगा, रेटे टेस्टिस किसमें ओपन होगा, वासा इफ्रेंशिया, और वासा इफ्रेंशिया एपिडाइमिस में, एपिडाइमिस किसमें जाएगी भाई, वेस डिफरेंस में जाएगी। समझ रहे हो क्या, बिल्कुल सर। नेक्स्ट भाई, तो ये आपकी 4 एसेसरी डक्ट होती हैं। 3 टाइप की एसेसरी ग्लैंड है, 3 टाइप्स की एसेसरी ग्लैंड होती है। पहला टाइप है सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। तो ये जो आपकी ग्लैंड है, ध्यान रखना, नंबर में कितनी होती है, 2। सेमाइनल वेसिकल नंबर कितनी होती है भाई, दूसरे टाइप की नाम है आपकी क्या, प्रोस्टेट। क्या होती है भाई, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये नंबर में एक ही होती है। तीसरे टाइप की है भाई आपकी कौन सी, बुल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। जो बुल्बोइरेथ्रल ग्लैंड होता है इसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, और ये आपकी फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड होती है, उनकी इक्विवेलेंट मानी जाती है, ठीक है। जो आपकी बुल्बोइरेथ्रल ग्लैंड है इसका दूसरा नाम क्या है, कॉपर्स ग्लैंड, कई बार सुना जाता है यहां से, ठीक है। अब जो प्रोस्टेट है नंबर में 1 है, बुल्बोइरेथ्रल ग्लैंड नंबर में कितनी होती है, 2। तो 5 होती है आपकी ग्लैंड नंबर में, ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब जो आपकी वेस डिफरेंस होती है, ये जो आपकी ग्लैंड है ये डक्टलेस होती है भाई, डायरेक्ट इसका स्क्रीशन गेन करती है किससे भाई, सेमाइनल वेसिकल से, और बनाती है क्या भाई आपकी इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बनाती है फर्दर, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट फर्दर किसमें जाती है, यूरेथ्रा में, यूरेथ्रल मीटर्स के थ्रू बाहर, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट कहां जाएगी, यूरेथ्रा में, जो पेनिस के अंदर होता है, पेनिस से ये बाहर चले जाएंगे, ठीक है भाई। समझ रही है कहानी, देखिए 2 होते हैं सेमाइनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट होती है, 2 बुल्बोइरेथ्रल ग्लैंड होती है, 2 कॉपर्स ग्लैंड होती है, नंबर में 5 ग्लैंड होती है। देखिए अगर ऐसे पढ़ने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। होप सो आपके रिवीजन आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, तो आपके रिवीजन करवाने के लिए काफी बेटर है, ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाए ताकि समय बचे। अब सुनिएगा, 2 कॉपर्स ग्लैंड होती है जो बुल्बोइरेथ्रल ग्लैंड के इक्विवेलेंट, बुल्बोइरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं उनको, जो बार्थोलिन ग्लैंड के इक्विवेलेंट होती है फीमेल में, ठीक है। नेक्स्ट भाई, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है सर। तो 2 टेस्टिस है 500 से 1500 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, यानी एक टेस्टिस में हो जाएंगे 250 से 750 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। नेक्स्ट, मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ये आपकी स्पर्म बनाएगी मियोसिस द्वारा, ठीक है। सर्टोली सेल का दूसरा नाम सस्टेंटाकुलर सेल, इनको नर्स सेल भी कहते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और हेल्प करती है स्पर्म फॉर्मेशन में, ठीक है, मेल जर्म सेल की। पेनिस हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है मेल में। अब जो आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसमें स्पर्म, जो आपके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को छोड़कर क्या होता है साथ में इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है, देखिए जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहाँ पे लेडिंग सेल प्रेजेंट होती है। लेडिंग सेल का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल,
ठीक है। और साथ में प्रेजेंट होती है यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है भाई। अब सुनिए स्पर्म का पाथ, स्पर्म के पाथ की बात करेंगे। बोला स्पर्म मूव करता स्टार्ट करता, स्पर्म बन गया सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से आएगा रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से आएगा वासा फ्रेंचिया में, वासा फ्रेंचिया के बाद क्या आएगी एपिडाइमिस। बोले ये लीव द टेस्टिस, वासा फ्रेंचिया अब खत्म हो गई टेस्टिस के अंदर ही, वासा फ्रेंचिया से अब क्या स्टार्ट हो जाएगा टेस्टिस, जैसे आपकी एपिडाइमिस स्टार्ट होगी। वासा फ्रेंचिया लीव द टेस्टिस, टेस्टिस को छोड़ देती है, फिर किसमें जाएगा भाई एपिडाइमिस जो प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर सरफेस। अब ध्यान दीजिएगा जो आपका एपिडाइमिस है ना, एपिडाइमिस जो है ये जस्ट पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। नोट इट वेरी केयरफुली, कहां प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और वासाई फ्रेंचिया टेस्टिस को लीव करती है ना कि एपिडाइमिस। नोट इट वेरी केयरफुली नोट इट कीजिए, क्या वासाई फ्रेंचिया टेस्टिस को लीव करती है, टेस्टिस बाहर कौन निकलती है वासाई फ्रेंचिया निकलती है। नोट इट वेरी केयरफुली। एपिडाइमिस किसमें जाएगी वेस्ट डिफरेंस में, वेस्ट डिफरेंस सेमिनल वेसिकल को गेन करेगी सीक्रेशंस को थ्रो, फिर ऊपर प्रेजेंट होगी प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर आगे दो होती है आपकी बुलबुल ग्लैंड। देखिए यहां से मान लीजिए आपकी दो एक्वेडक्ट, ये आपके सेमिनल वेसिकल से आ गई सीक्रेशंस आ गया, यहां आगे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसके नीचे फिर ये अपना ऐसे इंजेक्ट करती है सीक्रेशन, इसके आगे दो क्या होती है बुलबुल ग्लैंड अपना सीक्रेशन देती है, फिर ये आपका क्या हो गया यूरेथ्रा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, बुलबुल यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा, पेनिस के अंदर यूरेथ्रा होता है, फिर यूरेथ्रल मीटर से बाहर चला जाता है, ठीक है। यूरिन यूरेथ्रा फिर यूरेथ्रल मीटर से बाहर की तरफ जाएगा। तो ये था भी आपका पाथ इसका सीमन स्पर्म का, ठीक है। नेक्स्ट भाई जो आपके टेस्टिस होते हैं ओवल होते हैं शेप में, खास बात लेंथ कितनी होती है 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ में होते हैं, विड्थ कितनी होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, याद रखना तरीका 2 3 4 5। अब लंबाई ज्यादा होगी कितनी 4 से 5 और 2 से 3 क्या होगी इनकी विड्थ सेंटीमीटर में, ठीक है। अगली भी खास बात सुनिए क्या कहानी है और क्या बना रखा है यहाँ पे। आपका मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश हो गया। यहाँ पे जो आपकी लीडिंग सेल्स होती है ये एंड्रोजन बनाती है ड्यू टू एलएच के कारण, एलएच के इफेक्ट के कारण आपकी जो ये लीडिंग सेल होती है ये एंड्रोजन बनाती है। अब ये एंड्रोजन और एफएसएच मिलके यहाँ वर्क करते हैं भाई, ठीक है, मेल जर्म सेल पे और हेल्प करते हैं किसमें भाई स्पर्म फॉर्मेशन में, ठीक है। नेक्स्ट अब भाई जो आपके सेकेंड मंथ की बात करेंगे प्रेगनेंसी के, बोले सेकेंड मंथ में प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में क्या होता है। देखिए फर्स्ट मंथ के एंड तक आपका हार्ट की साउंड आ जाती है, ठीक है, हार्ट धड़कने लगता है। अब बात करें सेकेंड मंथ में प्रेगनेंसी क्या होगा, बोले सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के एंड में लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड। सेकेंड मंथ के एंड पे क्या होगा लिम्स एंड डिजिट्स बनती है भाई, क्या बनती है लिम्स और डिजिट्स बनेंगी। क्या बात है भाई, लिम्स और डिजिट कब बन जाती हैं, लिम्स मतलब हाथ पांव भी और हाथ भी, और डिजिट्स उंगलियां सेकेंड मंथ के एंड तक, ठीक है। अब बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सुनिएगा ट्राइमेस्टर होता है 3 महीने का, ट्राइमेस्टर इक्विवेलेंट टू 3 मंथ। अब भाई 3 मंथ के एंड तक क्या हो चुका होता है, सुनिएगा लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया वेल डेवलप, जो आपके लिम्स हैं प्लस पेनिस एक्सटर्नल जेनिटलिया वेल डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है वेल डेवलप, फीमेल का भी सेम, ठीक है। आगे बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, अब देख लीजिए भाई 3 मंथ का मतलब क्या हुआ 12 वीक्स, 12 वीक्स हो गए। ऐसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा यानी कि 24 वीक के अंत पे, यानी कि 6 मंथ के बाद 6 मंथ के एंड पे क्या होगा बॉडी इज कवर्ड बाय फाइन हेयर्स, जो बॉडी होगी हमारी वो हेयर से कवर हो जाती है। यूनिक फीचर है हेयर्स का होना मेमरी ग्लैंड के साथ, मेमोरी आएगी ध्यान रखना। बॉडी इज कवर्ड बाय फाइन हेयर्स। अब एक खास बात सुनिए भाई, क्या है ये खास बात, सुनो ध्यान से। बोले फर्स्ट मूवमेंट जो होती है बेबी की यूट्रस में वोम्ब के अंदर, तो ये महसूस होती है फीमेल को, और वो कहती है कि लात मार रहा है बेबी। हाय क्या बात है, लात मारना सुना है, बड़ी लात मारता थ्रेड देखिए आप लोगों ने, क्या बात है। सुनिए भाई तो लात मारना फर्स्ट मूवमेंट, और सर पे बाल हेयर्स ऑन द हेड, कौन से महीने में आते हैं बता जरा। पहली मूवमेंट लात कब मारी थी तूने, और तेरे सर पे बाल कब आए थे, नोट कर लेना भाई इस बात को, बड़ा प्यारी बात होती है 5th मंथ, और बहुत अच्छा इंडिकेटिव है लात मारना, समझ रहे हो जी सर। तो ये था भाई हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पेज नंबर 1 का पार्ट, नंबर 1 कह सकते हो, एक साइड का पार्ट, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर कर लिया, ठीक है भाई। अब बोर्ड वाले जो हैं वो यहाँ तक लिख के आएंगे, अगर इसको
तो 5 नंबर में आ जाए एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डायग्राम बना देना एनसीईआरटी में देख लो और साथ में एक्सप्लेन कर देना। ठीक है भाई, 5 में से 5 डन। अब भाई ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। बोला जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसकी बात करेंगे। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो आपके एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं ना वो काफी होते हैं भाई। और एक और खास बात, बोला इनके अंदर है ना जो ये आपका रीजन होता है जहां फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहां ओवरी प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं पेल्विस रीजन। क्या कहते हैं उसको? पेल्विस रीजन कहते हैं। अब सुनिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां प्रेजेंट होता है? मतलब पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, PELVIC रीजन में। ठीक, क्या क्या होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? 2 ओवरी होती हैं, 3 फीमेल की एक्सेसरी डक्ट 3 होती हैं, 3 टाइप की, 2 फैलोपियन ट्यूब होती है नंबर में, और फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है वो करीब 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, याद रखेंगे भी। फिर आपका यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर ही मान लेते हैं भाई सर्विक्स को। और फिर आपकी क्या होती है? तीसरी डक्ट वेजाइना। क्या होती है? वेजाइना। सुनिएगा, जो फीमेल होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल, ये सिंबल है फीमेल का जेनेटिक्स में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहली बात 2 ओवरी होती हैं, 2 ओवरीज। सेकंड बात 3 प्रकार की एक्सेसरी डक्ट होती हैं, इनमें से पहली आपकी मैन है यूट्रस, जहां इम्प्लांटेशन होता है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसे वोम भी कहते हैं। ये पियर शेप्ड होता है, नाशपाती का इन्वर्टेड पियर, पियर नहीं इन्वर्टेड पियर शेप होता है, मतलब ऐसी। ठीक है, और फिर आपका भाई इसको वोम भी कहते हैं। इसकी 3 लेयर होती है, एंडोमेटेरियम, मायोमेटेरियम और पेरीमेटेरियम, ध्यान रखिएगा। अगली बात, यूट्रस होता है पहली से डक्ट। दूसरी मैंने बोल दिया फैलोपियन ट्यूब। क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस आपका एक ही होता है, फैलोपियन ट्यूब नंबर में कितनी होती है? 2, दोनों ओवरी से जुड़ी होती हैं। एक ओवरी के साथ एक फैलोपियन ट्यूब जुड़ी होती है। एक फैलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, ध्यान रखना, करीब करीब लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। नोट इट वेरी केयरफुली। एंड देन देखिए जो आपका यूट्रस होता है इसके आगे का जो पार्ट होता है भाई वो कौन बनाती है? सर्विक्स। कौन बनाती है? सर्विक्स। तो यूट्रस और सर्विक्स को एक ही साथ बोल दिया हमने। ठीक है, फिर आपकी आती है वेजाइना। फिर क्या आती है आपकी? वेजाइना। क्या प्रेजेंट होती है फिर भाई? वेजाइना। ऐसे शेप में होती है वेजाइना। ठीक है, सीधा बना दिया मैंने एक बार, डन। घूम के होता है ऐसे। नाउ वेजाइना और सर्विक्स मिलके भाई ध्यान रखना दोनों मिलके बनाते हैं बर्थ कैनाल। क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल। इस यूट्रस में आपका बच्चा इंप्लांट हो जाता है, यहीं पे डेवलप होगा, प्लेसेंटा बनने पूरा डेवलप हो जाएगा बेबी। फिर जैसे ही बड़ा हो जाएगा 9 मंथ के बाद ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। जो बाहर आने वाली कैनाल होती है कहते हैं बर्थ कैनाल, जहाँ से जन्म हुआ जिस कैनाल के थ्रू। जो कौन कौन होती है? सर्विक्स और वेजाइना। देन तो ये था आपका भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और साथ में इसमें क्या होते हैं? एक्सटर्नल, नंबर तीसरे पॉइंट पे भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया। कौन है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। खास बात अभी फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, क्या भाई 5 प्रकार के तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं फीमेल्स में। सुनिएगा क्या बात अभी। पहला है मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस, इसे विनेरिस भी कहते हैं। मोन्स प्यूबिस को क्या कहते हैं? विनेरिस। ध्यान रखिए क्या खूबी है इसकी। फीमेल के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया नंबर में कितने टाइप, कितने प्रकार के होते हैं? 5। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम फीमेल में व्यूलवा, वुल्वा कह सकते हो, VULVA, व्यूलवा, वुल्वा, VULVA, वुल्वा कहते हैं, वुल्वा कहते हैं। किसको? एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल क्या कहलाते हैं? वुल्वा। क्या बात है सर। मोन्स प्यूबिस क्या होता है? सुनिएगा, क्वेश्चन ऑफ फैटी एसिड, फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर्स। देख लीजिए जो आपकी वजाइना है इसके बाहर क्वेश्चन ऑफ फैटी एसिड होता है जहां हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये रीजन, जिसे क्या कहते हैं भाई? मोन्स प्यूबिस। क्या कहते हैं? मोन्स प्यूबिस। सुनिएगा, क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर्स, जहां हेयर्स होते हैं वो रीजन क्या कहलाता है? मोन्स प्यूबिस। फिर आता है भाई अगला एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज लेबिया मेजोरा। क्या है? लेबिया मेजोरा। फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू हैविंग सेबेसियस ग्लैंड एंड स्वीट ग्लैंड, जो आपके लेबिया मेजोरा। फिर आते हैं यहाँ पे भी लेबिया मेजोरा बड़े, जो क्या होते हैं? फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। लेबिया मेजोरा क्या होते हैं? फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, जिनमें सेबेसियस और स्वीट ग्लैंड होती है। यहां पे क्या होती है? सेबेसियस और पसीना आने वाली स्वीट ग्लैंड होती है। सेबेसियस एंड स्वीट ग्लैंड प्रेजेंट होती है।
ठीक है। सबसे बाहर वाला मॉन्स प्यूबिस, फिर लेबिया मेजोरा, फिर आता है लेबिया माइनोरा, छोटे साइज में होते हैं वेजाइना कवर करते हुए। कौन आते हैं? लेबिया माइनोरा। ये पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू होते हैं अंडर लेबिया मेजोरा। ये लेबिया मेजोरा हो गया, इसके नीचे क्या होते हैं? पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू, लेबिया माइनोरा। याद सुनिएगा, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। माइनोरा जो होता है ये पेयर्ड फोल्ड होता है। याद रखने तरीका, माइनोरा में आई, पेयर में आई, मेजोरा में आई नहीं होता। ये फ्लैसी फोल्ड कहेंगे, याद रखने तरीका सही है। ये फ्लैसी फोल्ड होते हैं, ये पेयर्ड फोल्ड होते हैं। कौन? लेबिया माइनोरा। आई है, यहां पे भी आई, बिल्कुल। नेक्स्ट भाई क्लिटोरिस, फिर आती है बात किसकी? क्लिटोरिस। यहाँ पे जंक्शन को क्या कहते हैं भाई? ऊपर क्लिटोरिस, क्या कहते हैं? क्लिटोरिस। और क्लिटोरिस इज इक्विवेलेंट माना जाता है क्लिटोरिस टू पेनिस के। किसके इक्विवेलेंट माना जाता है अभी क्लिटोरिस को? पेनिस के। ध्यान रखना, क्लिटोरिस है वो स्ट्रक्चर जो फीमेल के अंदर जो पेनिस के इक्विवेलेंट होता है, ध्यान रखिए। हाँ भाई, क्लिटोरिस टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। ये लेबिया माइनोरा जहां ऊपर जो जुड़ते हैं, अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, यहां जुड़े लेबिया माइनोरा, ये लेबिया मेजोरा है, जहां पे सीबेसिक ग्लैंड होती है, ये आपका लेबिया माइनोरा है, और ये आपका भाई क्लिटोरिस है। फील क्लिटोरिस से ही अनुभव होता है फीमेल को। अब भाई जो आपका क्लिटोरिस है ये टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा पे। ध्यान रखना, क्लिटोरिस में भी आई है, माइनोरा में भी आई है, पेयर्ड में भी आई है, याद रखने तरीका ट्रिपल आई से। फिर अभी एक हाइमन, नंबर 5 पे क्या होती है? हाइमन, ठीक है। हाइमन एक मेम्ब्रेन होती है कवरिंग पार्शियली टू वेजाइना, जो वेजाइना को पार्शियली कवर करती है। वेजाइना को क्या करती है? पार्शियली कवर करती है। किसको? वेजाइना को। कौन? हाइमन, ठीक है। नेक्स्ट भाई, और ध्यान रखिएगा ये प्रोटेक्ट करती है वेजाइना को। और ध्यान रखिए प्रेजेंस ऑफ हाइमन और एब्सेंस ऑफ हाइमन ये वर्जिनिटी का एक कोई ट्रू इंडिकेटर नहीं होती है। नोट इट वेरी केयरफुली, ठीक है। कि मान लो किसी में हाइमन नहीं है तो हम उसको ये नहीं कि वो वर्जिन नहीं है, वर्जिन हो सकता है। क्यों? मे भी किसी अदर रीजन के कारण हाइमन फट गई हो, समझ रहे हो। नेक्स्ट, तो हाइमन को एक ट्रू इंडिकेटर नहीं माना जाता है वर्जिनिटी को बेस पे रखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट, यानी कि वर्जिनिटी क्या होती है? किस बंदे ने सेक्स किया तो उसमें नॉन वर्जिन है, वर्जिन नहीं है। वर्जिन वो होते हैं जिन्होंने सेक्स नहीं किया होता, उन्हें क्या कहते हैं? वर्जिन, ठीक है। और वर्जिन जो होते हैं उनमें जनरली अगर कहीं किसी ने किसी तरीके से क्या हाइमन नहीं फटी है तो वर्जिन है ही वो, सिंपल सी बात। मेमरी ग्लैंड्स, अब भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही हमने इंक्लूड कर रखा है किसको? 4th पार्ट में मेमरी ग्लैंड्स। तो साथ में भाई एक साथ मिलके मेमरी ग्लैंड हमारे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 4 चांद ये लगाती है, ठीक है। तो मेमरी ग्लैंड क्या होती है? नंबर में 2 होती हैं, यानी कि पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड कैसा स्ट्रक्चर होती है भाई? पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। ब्रेस्ट कहते हैं इनको, छाती पे होती है, मतलब ब्रेस्ट कह देते हैं कॉमन भाषा में। ग्लैंडुलर टिश्यू से बनी होती है, ये ग्लैंडुलर टिश्यू होता है इनके अंदर, फैट होता है इनमें। और एक ब्रेस्ट की बात करें तो आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं, एक ब्रेस्ट में 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं, सुनिएगा। 15 से 20 क्या होते हैं? मेमोरी लोब होते हैं एक ब्रेस्ट में। तो कुल मिला के 30 से 40 क्या होंगे दोनों में? मेमोरी लोब। मेमोरी लोब किसके अंदर भी? एक ब्रेस्ट में, एक मेमोरी ग्लैंड में। अब सुनिए भी कहानी, हमारी मेमोरी ग्लैंड में क्लस्टर ऑफ सेल्स होती हैं, छोटी छोटी क्लस्टर ऑफ सेल्स होती हैं शुरुआत में, जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। क्लस्टर ऑफ सेल को क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई की खास बात क्या है भाई? ये एल्वियोलाई मिल्क फॉर्मेशन, इन्हीं के अंदर मिल्क फॉर्मेशन होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन, मिल्क फॉर्मेशन कौन सा हार्मोन करने में हेल्प करता है? जल्दी से बताइए। प्रोलैक्टिन, PRL, प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है सर। नेक्स्ट, बोला ये जो एल्वियोलाई है इनकी फॉर्मेशन, एल्वियोलाई फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? नोट इट वेरी केयरफुली, दैट इज कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। ध्यान रखना भाई, प्रोजेस्टेरोन। अब मिल्क इजैकुलेशन एक ही साथ कर लेते तीनों, और मिल्क को इजैकुलेट करने में कौन हेल्प करेगा? मिल्क इजैकुलेशन में, अगर मिल्क इजैकुलेशन में एक्ट करता है ऑक्सीटोसिन। ध्यान रखना भाई कहानी, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजैकुलेशन में हेल्प करता है, PRL प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और जो आपकी एल्वियोलाई जो बनाने में हेल्प करता है मेमोरी ग्लैंड के अंदर वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, ये जो एल्वियोलाई है ये फर्दर क्या बनाती हैं? मतलब मिल्क कैसे बाहर तक आता है मेमोरी ग्लैंड से, वो पाथ हमें समझा दो जरा। देखिए भी बड़ा अच्छा तरीका बना रखा है इसमें, मैंने बना रखा है 80 डाल से भी याद कर सकते हो।
80 यहाँ, एट यहाँ, डाल दाल, 80 डाल या 80 डाल समझ लो, ATDAL, 80 डाल है या अच्छी डाल है, 80 डाल है, कैसे समझ सकते हो आप? 80 डाल, 80 डाल, 80 डाल, समझ रहे हो? कैसे समझोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। 80 डाल से क्या मतलब है? देखिए, ए का मतलब है मेमोरी में एल्वियोलाई है, मेमोरी एल्वियोलाई, मेमोरी एल्वियोलाई से मिल जाएगा मेमोरी टी4 ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल में, मेमोरी ट्यूब्यूल से मिल जाएगा D4 डक्ट, मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट। फिर भाई मेमोरी डक्ट से जाएगा ए एम्पुला, मेमोरी एम्पुला में, मेमोरी एम्पुला से मिल जाएगा L4 लैक्टिफेरस डक्ट में, लैक्टिफेरस डक्ट। और यहीं पे भी आगे लैक्टिफेरस डक्ट तुरंत बाहर निकलती है निप्पल में, जो आगे संरचना उठी हुई होती है ना छोटी सी, जो मिल्क फीडिंग के दौरान बेबी जिनको पकड़ के मिल्क को सक करता है, मिल्क सकिंग, मिल्क को चूसता है, समझ रहे हो? मिल्क बाहर निकलता है जिससे मिल्क सकिंग होता है, तो वो क्या होती है? निप्पल होती है। निप्पल के जस्ट अंदर क्या होती है? लैक्टिफेरस डक्ट से ही क्या आपका मिल्क सक किया जाता है, समझ रहे हो जी। तो 80 डाल से याद रख लेंगे, एल्वियोलाई के बाद मेमोरी ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट, डक्ट ए एल्वियोलाई, टी ट्यूब्यूल, डी डक्ट, ए एम्पुला, एल लैक्टिफेरस डक्ट, फिर क्या जाती है? निप्पल। तो ये थी भाई आपकी मेमोरी ग्लैंड। ये आपके 4 स्ट्रक्चर मिलके, इन चारों से आपका क्या बना होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि आपके पेल्विक रीजन में होता है। कौन सा रीजन में होता है? पेल्विक रीजन में होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब सुनिए, जो आपका यूट्रस है वो इन्वर्टेड पीयर शेप होता है, ऐसे ऐसे बना होता है, एक्चुअली देखें तो ऐसे होता है, ऐसे डायग्राम देखने को मिलेगा आपको। ये इन्वर्टेड पीयर शेप होता है, ये यूट्राइन फंडस होता है। यहाँ पे आपकी क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब। ये फिर आगे जाके यहाँ ओवरी जुड़ी होती है, आगे जाके यहाँ ओवरी जुड़ी होती है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, ठीक है। इनफंडिबुलम होता है जो ओम को कलेक्शन करता है, एम्पुला पे जंक्शन पे आपका दोनों स्पर्म और ओम फ्यूज होते हैं, और ये क्या आपका इस्थमस। 3 पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एक फैलोपियन ट्यूब, ध्यान रखिएगा। अब भाई जो आपका यूट्रस होता है, इसके अंदर 3 लाइनिंग होती है, एक तो एंडोमेटेरियम, अंदर की तरफ सबसे अंदर वाली लाइनिंग एंडोमेटेरियम, फिर होती है आपकी मायोमेटेरियम, फिर होती है पेरीमेटेरियम, ठीक है। जो आपके मेंसेज आते हैं ना, वो एंडोमेटेरियम के शेड होने से आते हैं, ठीक है। जब बेबी जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट कर लेता है, 9 मंथ का होता है, तो फिर बाहर आता है, फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होती है। उस दौरान बेबी को बाहर निकलने में कौन सी लेयर हेल्प करती है? किस लेयर में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे बेबी बल्ज आउट, बाहर आ जाता है? वो लेयर होती है मायोमेटेरियम। तो मायोमेटेरियम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, और एंडोमेटेरियम के अंदर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो आपके मेंसेज आते हैं, वो एंडोमेटेरियम के शेडिंग के कारण आते हैं। चलिए भाई, एंडोमेटेरियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मायोमेटेरियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये प्लॉइडी का क्वेश्चन बार बार एम्स में पूछा गया है, सुनिएगा। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है, इसकी प्लॉइडी क्या होती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की, या मैं कहता हूं मेल स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी कितनी होती है? प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी कितनी होती है? बताओ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जल्दी से बताओ भाई, कितनी होती है? 21। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितनी होती है? 46, प्राइमरी oocyte में भी और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी। एम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ था भाई ये, जब एम्स का एग्जाम अलग अलग होता था। अगला बताओ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में और सेकेंडरी oocyte में कैसी प्लॉइडी कितनी होगी? बोला N। स्पर्मेटिड की प्लॉइडी कितनी होती है? स्पर्मेटिड की प्लॉइडी, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, स्पर्मेटिड आपकी सर्कुलर होती है, स्पर्म आपका इलैंगुलेट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। स्पर्मेटिड से क्या बनता है? स्पर्म, इसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। एक टर्म आती है स्पर्मियोजेनेसिस, जब स्पर्मेटिड सर्कुलर होती है, स्पर्मेटिड इससे इलॉन्गेटेड स्पर्म बन जाए। स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की भी एक सीट होती है, फिर आपकी टेल भी होती है भाई। स्पर्म में हेड, मिडिल पीस और क्या होती है? टेल। तो स्पर्म बन जाए लॉन्गिट्यूडल, इसे क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना। अब जो स्पर्मेटिड है ये भी हैप्लॉइड होती है, और स्पर्म भी क्या होते हैं? आपके हैप्लॉइड होते हैं, ये ध्यान रखना भाई केयरफुली। नेक्स्ट, तो स्पर्मेटिड स्पर्म हैप्लॉइड होते हैं। सेकेंडरी oocyte भी क्या होती है? हैप्लॉइड। पोलर बॉडी बनती है, वो भी क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। नोट इट वेरी केयरफुली। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या होती है? हैप्लॉइड। पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होती है, और प्राइमरी oocyte भी क्या होती है? डिप्लॉइड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे इस लाइन से, जो वर्डिंग मैं आप लोगों को बोल रहा हूं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? आगे बात, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस।
और कौन सा हार्मोन स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प होता है? जल्दी से बताइए, बता जल्दी से, कौन सा हार्मोन है जो स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्वर्ट करता है भाई? दैट इज व्हाट? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH कन्वर्ट करता है सर्कुलर शेप्ड स्पर्मेटिड को इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल शेप कह सकते हो आप स्पर्म में। क्या बात है, इलोंगेटेड होता है भाई स्पर्म और सर्कुलर होती है स्पर्मेटिड, इलोंगेटेड कह देंगे आप, ठीक है, सिलेंड्रिकल की वजह लंबाई में, क्योंकि सिलेंडर प्रॉपर नहीं होता ना, हेड होता है, बीच में नेक से आती है, फिर मिडिल पीस आता है, फिर टेल आ जाती है, ऐसे प्रॉपर सिलेंड्रिकल नहीं होता, इसलिए इलोंगेटेड शेप कह सकते हो। अगला टर्म है भी स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन टर्म है जब सेमेनिफरस ट्यूब्यूल से आपके स्पर्म बाहर निकल जाए। एपिडिडाइमस में आके स्टोर होते हैं हमारे स्पर्म, जब तक हम उनको बाहर इजैकुलेट नहीं करते, इंसेमिनेशन नहीं करते हैं, तब तक कहां स्टोर रहते हैं स्पर्म? स्पर्म स्टोर कहां रहते हैं? एपिडिडाइमिस में, लंबे समय तक 3 से 4 महीने तक रह सकते हैं एपिडाइमिस में, अगर आप बाहर नहीं निकाले तो। देखिए तो स्पर्मिएशन प्रोसेस है इन विच स्पर्म रिलीज होते हैं फ्रॉम सेमेनिफरस ट्यूब्यूल। सेमेनिफरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज होना कहलाता है स्पर्मिएशन। पेनिस से रिलीज होना इजैकुलेशन। पेनिस से रिलीज होकर वेजाइना में डालना सीधा इंसेमिनेशन। कोपुलेशन भी कहते हैं इसको, कोपुलेशन। नेक्स्ट बताइए, एक कोइटस, एक बार जब हम स्पर्म बाहर इजैकुलेट करते हैं तो कितने स्पर्म निकलते हैं? उसे एक कोइटस बोलते हैं। एक बार इजैकुलेशन, एक बार कोपुलेशन के दौरान जितना भी जो सीमन बाहर निकलता है उसे कहते हैं एक कोइटस का फलस्वरूप, एक कोइटस कहते हैं उसको, जितना भी निकलेगा। उसमें कितने स्पर्म होते हैं? 200 से 300 मिलियन। एक कोइटस में COI, एक बार इजैकुलेशन होता है जब स्पर्म या सीमन कहेंगे हम, तो उसके अंदर 200 से 300 मिलियन, 2000 लाख से 3000 लाख स्पर्म होते हैं भाई। स्पर्म्स कितने? 200 से 300 मिलियन, यानी 2000 लाख से 3000 लाख, जिसकी अमाउंट करीब करीब 4 ml होती है, और इसे हम सीमन कहते हैं भाई। मतलब सीमन का स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड, जो हमारी ग्लैंड होती है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट से प्रोस्टेटिक फ्लूइड, बुलबुरेथ्रल से फ्लूइड आता है, ये जो सारे जो तीनों के फ्लूइड मिल जाते हैं, साथ में स्पर्म मिल जाते हैं, तो तीनों चीजें मिलके, यानी आपके एसेसरी ग्लैंड से जो फ्लूइड आते हैं वो मिल जाएं और स्पर्म मिल जाएं तो सीमन कहलाते हैं। समझ रहे हो जी सर। और एक कोइटस में स्पर्म के जो स्पर्म्स होते हैं वो होते हैं 200 से 300 मिलियन, अमाउंट होती है 4 ml, ठीक है। और कहते हैं कि इनकी, ये क्वेश्चन आप बताइए कहाँ लिख रखा है, अगर इंसेमिनेशन यानी फर्टिलाइजेशन करवाना चाहते हैं तो 200 से 300 मिलियन के कितने प्रतिशत के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए? ध्यान रखिएगा, जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म है, इनमें से 60% के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, और 60% के 40% के पास विगोरस मोटिलिटी होनी चाहिए, अगर आप फर्टिलाइजेशन करवाना चाहते हो तो। क्योंकि जो आपका यूट्रस होता है ना, वो भी तो खा जाता है स्पर्म्स को, समझ रहे? तो स्पर्म का बहुत ज्यादा मात्रा में ले जाना जरूरी है फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए। आगे भाई, एट प्यूबर्टी एक ओवरी में कितने प्राइमरी फॉलिकल होते हैं? सुनिएगा, एट प्यूबर्टी 1 ओवरी कंटेन, ये बड़ा अच्छा घुमाते हैं भी आप लोगों को, एक ओवरी में होते हैं 60 किलो टू 80, 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल प्यूबर्टी पे। जन्म के समय बहुत होते हैं भाई, और जन्म के बाद कभी भी ओवरी के अंदर फॉलिकल्स ऐड नहीं होते हैं, खत्म ही होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए तो 45 से 50 साल की उम्र जाने के बाद महिला के बंद हो जाता है रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंसेस आने बंद हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, यहां से क्वेश्चन क्या पूछते हैं, मतलब एक ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल 60,000 से 80,000 होते हैं, दोनों देते हैं। ए फीमेल हैव 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल एट प्यूबर्टी, राइट रॉन्ग स्टेटमेंट? रॉन्ग, क्योंकि एक फीमेल की मतलब दोनों ओवरी, एक ओवरी में 60,000 से 80,000 होते हैं, दोनों ओवरी में कितना हो जाएगा? 1,20,000 से 1,60,000, 1,60,000, 1,20,000 से 1,60,000 प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं एक फीमेल में, और एक ओवरी में होते हैं 60,000 से 80,000। नोट इट वेरी केयरफुली। नेक्स्ट भाई, ह्यूमन प्लेसेंटा इज, हमारी जो ह्यूमन की प्लेसेंटा होती है वो क्या होती है? हीमोकोरियल प्लेसेंटा होती है, याद रख लो बस शब्दों को, हीमोकोरियल प्लेसेंटा होती है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा होती है, कोरियोन से बनी होती है, कोरियोनिक प्लेसेंटा भी कहते हैं। डेसिडुएट प्लेसेंटा हमारे अंदर होती है जो ह्यूमन बीइंग है। मोनोडिस्कोइडल प्लेसेंटा, डेसिडुएट, कोरियोनिक, हीमोकोरियल, कोरियोनिक, डेसिडुएट और मोनोडिस्कोइडल प्लेसेंटा होती है ह्यूमन बीइंग की। मोनोडिस्कोइडल, डेसिडुएट, हीमोकोरियल और कोरियोनिक, समझ रहे हो? और ये एक एंडोक्राइन टिश्यू का भी काम करती है प्लेसेंटा, ठीक है। ये बनी होती है कोरियोनिक विलाई प्लस यूट्राइन टिश्यू से। बताओ प्लेसेंटा किससे बनी होती है?
प्लेसेंटा इज मेड अप ऑफ, ये तो हो गया आई थिंक सो। प्लेसेंटा किसकी बनी होती है बताओ भाई जल्दी से। प्लेसेंटा बनी होती है कोरियोनिक विलाई प्लस, कोरियोनिक विलाई किसकी थिकनिंग होती है, ट्रोपोब्लास्ट की लेयर की थिकनिंग होती है कोरियोनिक विलाई, ध्यान दीजिएगा। जो आपकी ब्लास्टोमियर जब इकट्ठी होती है ना, तो ब्लास्टोमियर यहाँ पे इकट्ठी होकर ट्रोपोब्लास्ट लेयर बनाती है एक तो वेरी फ्री, और यहाँ पे कुछ इनर सेल मास कहते हैं जिन्हें स्टेम सेल। ये इनर सेल मास तो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में, और जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट होती है ये बाहर प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, एक्सटर्नल जेनिटल लेयर बनाती है, ये एक्सटर्नल क्या बनाती है लेयर, ठीक है। जो इनर सेल मास है यही क्या बनाता है आपके एम्ब्रियो। अब यहाँ पे क्या होती है कोरियोनिक विलाई होती है, क्या होती है भाई कोरियोनिक विलाई, ठीक है। और यहाँ आपका क्या है यूट्रस का टिश्यू, एंडोमेट्रियम जहाँ पे ये दसी हुई है, ब्लास्टोसिस्ट ये वाला एंडोमेट्रियम दसी हुई है यहाँ पे, ये यूट्राइन टिश्यू, दोनों मिलके इस पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाता है भाई प्लेसेंटा। कुछ कुछ कर दिया सर आपने, देखा कैसे कैसे कुछ कुछ जाता है ऐसे ही। तो ह्यूमन प्लेसेंटा यूट्राइन टिश्यू साथ में कोरियोनिक विलाई, जो कोरियोन की ग्रोथ होती है ट्रोफोब्लास्ट लेयर की, यानी कि जाइगोट से जब ब्लास्टोसिस्ट बनेगी ब्लास्टोसिस्ट का पार्ट होती है, समझ रहे हो, और यूट्राइन टिश्यू दोनों मिलके, यानी हमारी एम्ब्रियो भी और साथ में यूट्राइन टिश्यू भी मिलके क्या बनाते हैं प्लेसेंटा बनाते हैं। और प्लेसेंटा है ये एक एंडोक्राइन टिश्यू काम करती है, और प्लेसेंटा भी कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, पहला HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, दूसरा एस्ट्रोजन भी सिक्रेट करती है कौन प्लेसेंटा, तीसरा प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रेट करती है, चौथा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। और ध्यान रखना प्लेसेंटा स्मॉल अमाउंट ऑफ रिलैक्सेशन हार्मोन भी सिक्रेट करती है जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करवाने में हेल्प कर सके और बेबी आसानी से बल्ज आउट बाहर आ सके। तो रिलैक्सिन हार्मोन कौन सिक्रेट करती है प्लेसेंटा भी, और खास तौर पे भाई लास्ट टाइम पे जब प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम पे रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी द्वारा बनाया जाता है, ओवरी प्लेसेंटा ही बनाती है रिलैक्सिन हार्मोन, थोड़ी सी अमाउंट में रिलैक्सिन हार्मोन प्लेसेंटा बनाती है। अदरवाइज लास्ट स्टेज में ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट में कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है रिलैक्सिन हार्मोन, ओवरी लास्ट में कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है प्रेगनेंसी के दौरान रिलैक्सिन हार्मोन, ताकि जो प्यूबिक सिम्फाइसिस यहाँ का जॉइंट है वो क्या उसके थोड़ा वीक हो सके, लूज हो सके और आसानी से बेबी रहने थ्रू बाहर आ सके, समझ रहे हो क्या जी सर। नेक्स्ट भाई रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी बनाती है, ठीक। अब है कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ते हैं कॉर्पस ल्यूटियम LUTEUM, कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। ये जिम्मेदार होता है भाई, अगर इसकी कमी हो जाए ना तो एंडोमेट्रियम मेंसेज आने की कमी क्या कारण क्या है, आपका कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन नहीं बन पाता है बॉडी में, प्रोजेस्टेरोन ही मेंटेन करता है किसको एंडोमेट्रियम को, और एंडोमेट्रियम को बनाने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है एस्ट्रोजन। देखिए जो एंडोमेट्रियम की यहाँ लेयरिंग बनेगी, ये मान लो आपका यूट्राइन टिश्यू है, ये मान लिया ये अंदर की लेयर एंडोमेट्रियम मल्टीलेयर्ड एंडोमेट्रियम किसके कारण होता है एस्ट्रोजन के कारण, और ये मेंटेन किसके कारण रहता है प्रोजेस्टेरोन के कारण। ध्यान रखना एंडोमेट्रियम मेंटेन बनी रहती है, झड़ती नहीं है, सैड नहीं होती है, मेंसेस नहीं आते हैं ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन के कारण, और ये डेवलप होती हैं ड्यू टू एस्ट्रोजन के कारण। नोट इट वेरी केयरफुली, जब प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम के खत्म होने से डिजेनरेट होने से, तब आपका क्या होता है मेंसेस आते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल ध्यान रखना भाई आपका 28 दिन का साइकिल होता है, स्टार्टिंग को क्या कहते हैं मिनार्ची कहते हैं और एंड को क्या कहते हैं मेनोपॉज। ओवेरियन में अलग चेंज आते हैं और आपके यूट्रस में अलग चेंज आते हैं। 14वें दिन आपका ओवम रिलीज सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होती है, एलएस सर्ज कहते हैं। उसके बाद आपका ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के, और ग्राफियन फॉलिकल बाद में कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। कॉर्पस ल्यूटियम आपका ल्यूटीन पिगमेंट रखता हुआ पीला सब्सटेंस रखता हुआ प्रोजेस्टेरोन बनाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो लगातार प्रोजेस्टेरोन बनता रहेगा कुछ समय तक, बाद में प्लेसेंटा बना लेगी। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर आपका कॉर्पस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है और मेंसेज आ जाते हैं। जब मेंसेज नहीं आएंगे तो समझ लेना, सुन लो भाई, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल ही वो साइकिल है धरती पर जिसके कारण ह्यूमन की पॉपुलेशन है। और जब ये साइकिल सुन ले, यही वो साइकिल है जिसके कारण तू होता है, समझ रहा है क्या। और जब ये नहीं होता है प्रेगनेंसी पीरियड में, मतलब जब फर्टाइल पीरियड में, जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है फर्टाइल पीरियड के दौरान, तब तू हो जाता है। क्या खास बात है इसमें सुन बेटा, यही वो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसके कारण तू होता है, और जब ये साइकिल नहीं होता है तब तू हो जाता है। गौर फरमाइएगा लाइनिंग्स पे, ठीक है। चलिए भाई आगे, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा को जेडपी कहते हैं। यह आपकी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। क्या है?
प्राइमरी एग मेम्ब्रेन क्या मतलब भाई, जो आपका सेकेंडरी oocyte होती है ना, मान लीजिए सेकेंडरी oocyte है, तो ये एग, ये तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी सेकेंडरी oocyte की, इसके बाहर ये खुद अपने एक लेयर बना लेता है, जोना पेलुसिडा कहते हैं। जोना पेलुसिडा पोलिस्पर्मी को रोकती है, एक स्पर्म एंटर करवा देगी, ठीक है, इसके बाद ये टाइट हो जाएगी, कठोर बन जाएगी और दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर पाता, इससे जनरली आपका एक ही बच्चा होता है। अगर दो स्पर्म एंटर करके तो समझना 2 बच्चे होने के चांस बहुत है, क्योंकि जायगोट को डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है, यस, इसलिए ट्विन्स होते हैं। और 3 चाहिए तो भाई उसका प्रोसीजर भी है, एक जायगोट बन जाए 2 डिवाइड हो जाएंगे, अगर मतलब 3 स्पर्म एंटर कर जाए 3 भी हो सकते हैं, समझ रहे हो क्या जी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। देखो पॉसिबल, पर एक एक्सेप्शनल नंबर में पॉसिबल होती है चीज़ें, थोड़ी बहुत पॉसिबल होती है, और लाखों में किसी एक के हो जाए, 6-7 बच्चे भी हो जाते हैं, समझ रहे हो, चांस फैक्टर है प्रकृति का, व्हाटएवर बी द सिचुएशन। तो जोना पेलुसिडा ध्यान रखिए खुद सेकेंडरी oocyte बनाती है और ये पोलिस्पर्मी को प्रिवेंट करती है, ये इसका खास काम है। नेक्स्ट, फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कौन देता है, मतलब जब आपका बच्चा 9 महीने तक प्रिप का हो जाता है, फिर ये बाहर निकलना होता है इसका, तो कौन इसको प्रेरित करेगा, मतलब फोइटस जब फुली डेवलप हो जाता है तो खुद फोइटस और साथ में भी आपकी प्लेसेंटा, फोइटस प्लस प्लेसेंटा मिलके फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स देते हैं। जैसे रिफ्लेक्स देंगे तो आपका जो यूट्रस है वो कॉन्टैक्ट करेगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आते ही सीधा जाएगा संकेत ऊपर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा, रिलीज करेगा और कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। फिर जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन करेगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऑक्सीटोसिन और ज्यादा रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन और ज्यादा रिलीज होगा कि यूट्रस से कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो बार बार आपका साइकिल रिपीट होएगा, आपका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और बेबी बाहर आना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो, बाहर आ जाएगा, बर्थ कैनाल से वेजाइना प्लस सर्विक्स प्लस वेजाइना से बाहर आ जाएगा और बेबी बार किस में आ गया, मार्केट में आ गया भाई। तो भाई फुली डेवलप्ड फोइटस और प्लेसेंटा फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट करते हैं, कौन, फुली डेवलप्ड फोइटस एंड प्लेसेंटा। तो ये आपके भाई कुछ मुख्य मुख्य क्वेश्चन थे जो जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उससे। हम ध्यान दीजिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में और भी टॉपिक्स बचते हैं जिनको हम साथ के साथ कवर कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके अलावा जो भी बचेंगे मेनली आपका यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, जो मैंने पढ़ाया है यहाँ पे तू ये याद करके जा, पक्का सुन ले, जो मैंने बातें बताई, ये एस्ट्रोजन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये हार्मोन कौन फॉर्मेशन करता है, एलुलाई कौन बनाने करता है, ये क्वेश्चन अगर जो जाते हैं समझ लेना, ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में 2070 जुलाई को, रहा ना नीट, सीधी सी बात यही है भाई। अब इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, जिसके पास ये नोट्स नहीं है वो व्हाट्सअप पे अपना वो कमेंट में अपना नंबर छोड़ दीजिए, व्हाट्सअप नंबर, जिससे आपके पास पहुंच जाएगा एक PDF जिसमें आपके +1 और +2 दोनों बायो के बनाए हुए नोट्स हैं, ठीक है, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं अगर आप इनके ऊपर फोकस करेंगे तो। फिर इसके पास NCERT पढ़ना, अरे रिवीजन टाइम पे ये बहुत हेल्प करते हैं भाई, घंटे 2-3 घंटे, मान 2 से 3 घंटे के अंदर सारे नोट्स पढ़ देते हैं, 18-16 लेसन कंप्लीट हो जाते हैं 3 घंटे के अंदर, 16 लेसन 3 घंटे में कवर अप हो जाते हैं, नहीं मतलब 16-5-80, ठीक, 5 मिनट लगती है, स्पीड हो जाती है, मैंने इतनी 5-5 मिनट पढ़ लेता हूँ, 80 मिनट, 1.5 घंटा ही नहीं लगा, वो मान के चलो 1.5 घंटे में 1.5 आवर में हम फिनिश कर देते हैं 16 लेसन। इतनी ज़्यादा स्पीडली कैसे रिवीजन कर पाओगे और कैसे आप, NCERT डायरेक्ट पॉसिबल ही नहीं है, इसमें सारी चीज़ें लिखी रखी है हमने, इसलिए इनका बेनिफिट होता है, तभी तो नंबर आए हैं भाई, समझ रहे हो क्या कहानी। 360 में 300 लेने हैं ना आपको, तो क्या करें, नोट्स की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बायोलॉजी भी +1 और +2 दोनों के NCERT अच्छे से पढ़िए, साथ के साथ भी केमिस्ट्री फिजिक्स पे फोकस कीजिए, इस सिलेक्शन करवाने में वो भी आपकी हेल्प करेंगे। 600+ नंबर वालों का सिलेक्शन होगा, इससे कम वाले तो भूल जाओ भाई, 597 लिस्ट लगी है OBC वालों की बार, ठीक है, BCA BCB की 2021 की, समझ रहे हो क्या कहानी। तो आपका क्या होगा 615+ मान के चलो सिलेक्शन है आपका। तो भाई होप सो आप लोगों को वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर पसंद आई, आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाइए और अच्छे से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय माता दी, तगड़ी तैयारी कीजिए भाई नीट 2022 के लिए, ऑल द बेस्ट।